तो अगली घटना 1946 की कैबिनेट मिशन होगी, जिसकी शुरुआत मार्च 46 से होनी है। पहली घटना मैंने आपको बताई 46 की कौन सी है, शाही नौसेना का विद्रोह, जो आप पहले कर चुके हैं। दूसरी घटना कैबिनेट मिशन मार्च 1946। तो हेडिंग बनाए कैबिनेट मिशन। भारत की आजादी की दिशा में आने वाला ये अंतिम मिशन था। इसके बाद कोई और मिशन भारत नहीं आएगा, क्योंकि आजादी मिल जाएगी, जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो कैबिनेट मिशन की घोषणा पहले ही हो चुकी थी। कब? जुलाई 45 में। लेकिन कमीशन भारत कब पहुंचा? मार्च 46 में। तो इस प्रश्न का जवाब, आंसर मेंस के पर्पस से लिखने के लिए हेडिंग बना लेंगे। कुछ समय लिखेंगे सबसे पहले, मेंबर्स लिखेंगे कौन कौन है, आने का कारण लिखेंगे, क्यों आया, और जब आ गया तो सिफारिशें क्या क्या थी उसकी, और इन सिफारिशों के बदले में फिर भारतीयों की प्रतिक्रिया भी। यानी कुल मिलाकर 5 हेडिंग्स में आपका एक छोटा सा टॉपिक तैयार हो जाएगा। ठीक है, जैसा मैंने कहा, समय 24 मार्च 1946 को दिल्ली आएगा ये मिशन सीधा। भेजा किसने? प्राइम मिनिस्टर क्लीमेंट एटली ने। 3 लोग इसमें शामिल थे, तीनों को लिखेंगे। भारत सचिव पैथिक लॉरेंस, जिनके बारे में अभी हमने चर्चा की थी। भारत सचिव पैथिक लॉरेंस। स्टेफर्ड क्रिप्स, ये पहले भी भारत आ चुके थे, इसलिए इनको फिर से भेजा गया। क्रिप्स मिशन इन्हीं के अंडर में था, लेकिन अब की बार वो मेंबर बनकर आए हैं, स्टेफर्ड क्रिप्स। और तीसरा था ए बी अलेक्जेंडर। ए बी अलेक्जेंडर। तो इनका डेजिग्नेशन क्या है? पैथिक लॉरेंस तो भारत सचिव हैं। क्रिप्स कौन है? मेंबर है, लेकिन व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में भारत आए। क्यों आए? क्योंकि अभी तक कंपनी व्यापार तो कर ही रही थी, तो उस सेटलमेंट को उन्हें देखना था। तीसरा, एबी अलेक्जेंडर नौसेना के प्रमुख थे, नेवल आर्मी के। नेवल आर्मी का प्रमुख क्यों आ रहा है? क्योंकि ठीक 1 महीने पहले फरवरी में क्या हुआ था? नेवी का रिपोर्ट हुआ था, वो सेटलमेंट करना है। इसलिए 3 लोग 3 कारणों से भारत पहुंचे। उद्देश्य क्या था? नंबर 1, भारत में संवैधानिक सुधार, कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स इन इंडिया या टू इंडिया, नंबर 1। नंबर 2, जो चुनाव हुए थे उन चुनावों के आधार पर अंतरिम सरकार, और चुनाव हो चुके तो सरकार भी तो बनेगी। सेकंड ऑप्शन था, सेकंड ऑब्जेक्टिव था इंटरिम गवर्नमेंट का फॉर्मेशन या गठन। और तीसरा था कि सत्ता जिनको सौंपी जा रही है उनका तरीका क्या हो, है ना? ऐसा तो नहीं है जिसको सौंप रहे हो दूसरा उसका विरोध तो नहीं कर रहा है ऐसा, या जिसको सौंप रहे हैं क्या वो इस लायक है कि वो उसे संभाल लेगा, पता लगे कि पड़ोसी आक्रमण करके जीत ले उसे। इन सब चीजों को चेकआउट करना था। ठीक है, कैबिनेट मिशन क्यों कहते हैं? क्योंकि ये सब तीनों कैबिनेट के मेंबर थे उस समय। एटली सरकार की कैबिनेट के मेंबर हैं, इसलिए कैबिनेट मिशन। तो जाहिर सी बात है, कैबिनेट के मेंबर है तो उसका मतलब पार्लियामेंट के मेंबर भी होंगे ही वहां पर। तो इसका मतलब था कि पार्लियामेंट की पूरी सहमति है, संसद तैयार है कि भारत की आजादी
दे दी जाए। क्यों दे दी जाए? क्योंकि संसद को चला कौन रहा है? प्राइम मिनिस्टर एटली। तो इस तरह से पूरी सहमति दिखाई देती है। ठीक, कमीशन की रिपोर्ट्स आप देख लें जो मई 46 में आई। क्या क्या थी? कहा गया कि एक अखिल भारतीय संघ बनेगा। आप अच्छा ऐसा करना, इसके उद्देश्यों को दो भागों में बांट लेना, इमीडिएट ऑब्जेक्टिव एंड लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स, तत्कालिक उद्देश्य और दीर्घकालिक उद्देश्य। तत्कालिक में अंतरिम सरकार बनाना और पावर को ट्रांसफर करना था। लॉन्ग टर्म में संविधान सभा का निर्माण था। ध्यान से सुनना और समझना, रटना तो है ही। तो जो 3 उद्देश्य लिखे मैंने आपको उनको दो भागों में डिवाइड करा दिया है, प्राइमरी और सेकेंडरी, या इमीडिएट और लॉन्ग टर्म। ठीक है, अब इन दोनों उद्देश्यों के लिए क्या करना था? कुछ सिफारिशें करनी थी। वो सिफारिशें आप देख लें कि जिस भारत को आजादी दे रहे हैं, नंबर 1, उसे एक यूनियन होना चाहिए। तो भारत संघ का प्रस्ताव किया गया, ऑल इंडिया फेडरेशन टू बी प्रपोज्ड, जिसमें कहा गया कौन कौन शामिल होगा? ब्रिटिश भारत के राज्य यानी जो 11 प्रेसिडेंसी हैं वो, 3 कमिश्नरी थी वो, और देसी राज्य। इनके मिलने से जो संघ बनेगा उसे सभी विषयों पर पावर का अधिकार होगा। ठीक है, यानी अब वायसराय हेड नहीं रहेगा, जो कि बेवल प्लान में था, यहां पर नहीं होगा। दूसरा, यूनियन में एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव बनाई जाएंगी, जैसे आज है भारत में संसद और राज्य की विधानसभाएं हैं। तो ये कहा गया कि इस यूनियन में एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव बनाई जाएंगी, विधानमंडल और कार्यपालिका बनाई जाएगी। और ये कार्यपालिका विधायिका जो भी निर्णय लेंगी वो सदस्यों के बहुमत से होगा, यानी जो लोग चुने गए हैं वो बहुमत से निर्णय लेंगे। तीसरा, जो संघ बनेगा उसमें जो केंद्र सरकार होगी उसके पास रक्षा, संचार और विदेश मामले होंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है डिफेंस, कम्युनिकेशन और फॉरेन अफेयर्स। और बाकी सभी सब्जेक्ट स्टेट्स के पास होंगे। नंबर 3, जो ब्रिटिश भारत था यानी जो 11 राज्य थे उनको 3 भागों में बांटा जाएगा। पहला, हिंदू डोमिनेट एरियाज। तो आप शुरू करो नॉर्थ से, बिहार, यूपी यानी यूनाइटेड प्रोविंस, सेंट्रल प्रोविंस यानी मध्य प्रदेश, उसके बगल में उड़ीसा, और उसके नीचे बम्बई, और उसके नीचे मद्रास। ठीक है, वही जो 6 स्टेट जहां कांग्रेस जीती है। दूसरा, मुस्लिम डोमिनेट एरियाज, मुस्लिम बहुल प्रांत। पश्चिमोत्तर प्रांत कौन सा वाला? गफ्फार खान वाला। सिंध और बलूचिस्तान, ये तीनों इलाके, खासकर पश्चिमोत्तर और बलूचिस्तान किसके प्रभाव में थे? गफ्फार खान। सिंध तीसरा इलाका था। और तीसरा था पूर्वी प्रांत, ईस्टर्न पार्ट,
जिसमें असम और बंगाल शामिल थे। ये पॉइंट बहुत अच्छा है, आपको सामान्य किताबों में नहीं मिलेगा, इसलिए आपको ये नोट करना चाहिए अच्छे से, प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। ठीक है, नेक्स्ट। प्रत्येक 10 वर्ष बाद प्रत्येक 10 वर्ष बाद या संविधान लागू होने के 10 वर्ष बाद सभी को, जो 3 ग्रुप बने हैं, इनको पुनर्विचार करने का अधिकार होगा। अगर वो कोई बदलाव लाना चाहे तो ला सकते हैं। ठीक है, रेसिडोरी पावर्स यानी अवशिष्ट शक्तियां संविधान की राज्यों के पास होंगी। प्रांतों के पास होगी। और अंततः एक संविधान सभा, ये लॉन्ग टर्म वाला था, संविधान सभा बनाई जाएगी जिसमें 3 हिस्से होंगे या 3 तरह के लोग शामिल होंगे। अभी ऊपर पढ़े वो सभी, यानी ब्रिटिश भारत के सभी राज्य या क्षेत्र, कॉमा कमिश्नरी, और देसी रजवाड़ी यानी प्रिंसली स्टेट्स। ठीक है, तो संविधान जब सभा बनेगी तो उसमें 3 लोगों के रिप्रेजेंटेटिव्स या 3 सेक्टर्स के रिप्रेजेंटेटिव शामिल होंगे। तो क्या ऐसा हुआ? हाँ, वो हम बाद में देखेंगे क्या हुआ। इसमें ध्यान रखना है कि जो ब्रिटिश भारत है और जो प्रेसिडेंसी कमिश्नरी है, वहां पर चुनाव होंगे, जबकि देसी रजवाड़े अपना रिप्रेजेंटेटिव भेजेंगे। समझ में आ गई बात? नोट करके लिखें। जो देसी रियासतें हैं जिनके 93 रिप्रेजेंटेटिव्स थे, वहां के राजाओं ने चुन के भेजा। जैसे गढ़वाल रियासत के राजा ने अपना रिप्रेजेंटेटिव भेज दिया एक, जबकि जो कमिश्नरी और प्रिंसली स्टेट है, वहां की विधानसभाओं ने एक व्यक्ति को भेजा। चुनाव तो वहां भी नहीं हुए, लेकिन फिर भी वो, चूंकि विधानसभा के लोगों ने चुन के भेजा है, इसलिए ज्यादा रिप्रेजेंटेटिव थे। तो उनमें जो ब्रिटिश भारत था, वहां से 292 लोग आए, 292। ठीक, ये है प्रपोजल्स लॉन्ग टर्म और इमीडिएट वाले कैबिनेट मिशन के। आगे बात सुनिए। अब प्रतिक्रिया क्या होगी? उससे पहले देखो कि कहीं भी पाकिस्तान की मांग नहीं है, और यही प्रश्न सबसे अच्छा है, मतलब प्री के हिसाब से, कि क्या कैबिनेट मिशन में पाकिस्तान की मांग थी? मांग तो छोड़ो, प्रावधान तक नहीं था। तो जाहिर सी बात है, लीग की प्रतिक्रिया क्या होगी? लीग की प्रतिक्रिया नो करने की होगी, क्योंकि पाकिस्तान इसमें शामिल, पाकिस्तान का प्रभाव या पाकिस्तान का प्रावधान नहीं था। तो नेक्स्ट हेडिंग में क्या लिखेंगे इसमें? भारतीयों की प्रतिक्रिया क्या है? तो सबसे पहले लीग की प्रतिक्रिया ले लो। उन्होंने पाकिस्तान की मांग न माने जाने की वजह से इसे स्वीकार नहीं कर लिया, नहीं किया। लेकिन संविधान सभा में भागीदारी के लेवल के सवाल पर लीग शामिल हो जाती, लीग स्वीकार कर लेती है। ठीक है, तो लीग ने पहले मना किया, बाद में संविधान सभा के चुनाव में वो शामिल हो जाती है। कांग्रेस को कोई समस्या नहीं थी, कांग्रेस ने पूरी तरह सहमति दिखाई। ठीक है,
लेकिन आप लिखेंगे मिशन के भारत छोड़ते ही लीग और कांग्रेस के अंदर मतभेद पैदा हो जाएंगे प्रावधानों को लेकर। ठीक है। और जब लीग को ये लगा कि सब कुछ नेहरू चला रहे हैं और पाकिस्तान अब नहीं बन पाएगा, तो लीग ने सीधी कार्रवाई का सहारा लिया, डायरेक्ट एक्शन का सहारा लिया। ठीक है। इससे पहले संविधान सभा के चुनाव भी हमें कराने हैं, तो कल की क्लास में फिर हम पहले संविधान सभा के चुनाव कराएंगे और फिर लीग के डायरेक्ट एक्शन डे को देखेंगे। ठीक है। मैं आपको फिर बताऊं कि टॉपिक थोड़ा सा उलझा हुआ है। उलझा हुआ का मतलब है कि घटनाक्रम बहुत तेजी से बदल रहा है वहां का, इसलिए एक साथ कई सारी चीजें चल रही हैं और आपको सब कुछ समझना है, तो उसमें समय लगता है। इसलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में ही ईयर वाइज डिवाइडेशन किया था, 45, 46 और 47। तो सबसे कंफ्यूजिंग 46 ही है। ठीक है। तो कल जब क्लास शुरू करेंगे आपकी, तो 46 का क्लासिफिकेशन एक बार